जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण क्लास बंद था और पुनः आप लोगों के बीच यह शुरू होने जा रहा है। अभी जो एक क्लास चलेगा, अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम का इसका निर्धारित डेट आ चुका है, ठीक है। किसका आ चुका है अभी आपका अभी एलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, एसआई का, ये सब का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसलिए ये सभी जितना भी हैं उन सब का 2014 से लेकर 2022 तक में ये चारों एग्जाम्स में जितना भी अभी तक बायोलॉजी का जो भी प्रश्न पूछा गया, ठीक है, उस सब का बारी बारी से व्याख्या सहित उसका उत्तर। ऐसा नहीं कि जो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए टिक मार करके प्रश्न को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टोटल व्याख्या रूप से चलेगा। इससे आपको लगेगा कि हाँ फाउंडेशन नहीं भी किए हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल हर पार्ट को समझते हुए जाएंगे। हाँ याद रखिएगा, उसमें से वैसा सब ऑप्शन में जो भी डिटेल्सिंग करेंगे, ठीक है, लगभग सबका सब एग्जाम से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा झूठ का डीप भी नहीं जाएंगे। जो एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है, आपको खुद ये फील होगा, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको यह खुद फील होगा कि हाँ ये सबका हर पार्ट का जो है ना, जितना भी व्याख्या चल रहा है हर पार्ट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न से रिलेटेड ये सब कुछ है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? ठीक है, वो पौधे से पोषण प्राप्त कर परजीवी के रूप में। परजीवी मतलब क्या? वह दूसरे पे डिपेंडेड है, खुद पे डिपेंडेड नहीं है, खुद से भोजन नहीं बना सकता है, कोई देगा बना करके तो वो खाएगा, ठीक है। अन्यथा यदि वो नहीं देता है तो क्या हुआ? वो नहीं खाएगा। मुख्य रूप से समझिएगा 3 रूप से होता है। एक होता है आपका स्वजीवी होता है, एक हो गया आपका स्वजीवी होता है, एक होता है आपका परजीवी होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध की दोनों मिलके बनाता है सहजीवी संबंध, ठीक है। अक्सर एक तरह देखते हैं जो एक साथ रूम में रहता है, ठीक है, यदि वो एक कोई होता है कि जो खाना बनाने के लिए नहीं जानता है तो बर्तन मांज देता है, मतलब दोनों मिल करके वो काम कर रहा है, तो उसको कहा देंगे सहजीवी संबंध। जो खुद से खाना बनाने के लिए जानता है उसको स्वजीवी कहेंगे, और जो खुद से खाना बनाने के लिए नहीं जानता है, दूसरे पे डिपेंडेड है, वो बना के देगा तब खाएंगे, ये तो उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, उसको कहेंगे परजीवी, मतलब दूसरे पे आश्रित है। चलिए तो अभी देखते हैं कौन कौन सा कौन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। बोल रहा है कि मलेरिया का परजीवी, मतलब मलेरिया का परजीवी कौन है? समझिए ध्यान से। मलेरिया का जो परजीवी है वह है प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। चलिए, ये मलेरिया किस प्रकार हमारे शरीर में फैलाता है समझिएगा ध्यान से। यह प्लाज्मोडियम जो है यह क्या करता है कि ये मादा एनोफ्लिज मच्छर, क्या मादा एनोफ्लिज मच्छर के जो डंक जो होता है ना, वो डंक में फंसा हुआ रहता है। कौन? ये परजीवी। कौन परजीवी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी, इसका मतलब कहीं तो अपना जुगाड़ खोजेगा भोजन प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या होता है? ये कि जो मादा एनोफ्लिज मच्छर उसके डंक में पाया जाता है। यह मादा एनोफ्लिज मच्छर जैसे ही आपको काटता है, ठीक है ना, यानी डंक मारता है, तो डंक के थ्रू क्या होता है? आपके शरीर के अंदर चला जाता है। और शरीर के अंदर कहाँ जाता है? रक्त में जाता है। रक्त में जाने के बाद वो क्या करता है? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुँचाता है? वो आरबीसी को पहुंचाता है। आरबीसी को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है, आपके ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को गड़बड़ा देगा, जिसके कारण शरीर में आपका ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो होना कम हो जाता है। कैसे होता है उससे आगे बताएंगे, पहले ये समझिए ध्यान से कि मादा एनोफ्लिज क्या किया कि ये जो प्लाज्मोडियम है उसको कहाँ लेकर चलाया? हमारे शरीर में उपस्थित रक्त में उपस्थित आरबीसी में, ठीक है। अब उसी के कारण क्या होता है? हमको मलेरिया होता है। अब समझिए देंगे, परजीवी है ये। यदि पूछेगा मलेरिया जो रोग है उसका परजीवी कौन है? ये। तो मलेरिया का वाहक कौन है? भाई परजीवी था, कहीं था, उससे क्या मतलब था है? लेकिन इसको हमारे शरीर के अंदर लाया कौन? मलेरिया कौन करवा दिया ला करके? तो ला करके करवाया आपका मादा एनोफ्लिज मच्छर, वही। अगर यदि पूछेगा मलेरिया का परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। अगर यदि पूछता है कि मलेरिया का वाहक कौन है, तो वाहक मतलब ले जाने वाला, मलेरिया परजीवी इसको लेकर आया कौन था? तो क्या हो जाएगा? वाहक के रूप में क्या हो जाएगा? आपका मादा एनोफ्लिज मच्छर हो जाएगा। जू, देखिए जू क्या चीज समझे, जो हम लोग का
जो है ना बाल उल में पाया जाता है, ठीक ना, महिलाओं को ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग गांव क्षेत्र में ढीला कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त को चूस करके उससे भी जो भी पोषक तत्व होता है, रक्त में ग्लूकोज, प्रोटीन, जो भी चीज़ होता है सब ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब देखिए ये ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में देखिए मुख्य रूप से क्या क्या आपका आता है, शैवाल आता है, समझिए ध्यान से, ये ब्रायोफाइलम का समझिएगा क्या क्या आता है इसमें। शैवाल आता है, आपका कवक आता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी इसी में आता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये शैवाल क्या करता है, समझिए ध्यान से, ये किस प्रकार से पोषण, ब्रायोफाइलम एक तरह से एक ग्रुप का नाम है, उसके अंतर्गत ये तीनों पाता है, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया। अब देखिए ये किस प्रकार से पोषण करता है। ये जो शैवाल होता है, शैवाल के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके पास भाई क्लोरोफिल होगा वो खुद भोजन बना लेगा, ठीक है, जिसके पास क्लोरोफिल है वो खुद भोजन बना सकता है। यह क्या करता है, खुद पर डिपेंडेंट रह सकता है, शैवाल खुद पे डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो कवक क्या करता है, कवक और शैवाल ये दोनों क्या करता है मिल करके, ये कवक खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, यह परजीवी है, यह स्वजीवी है शैवाल, लेकिन कवक परजीवी है, यह बैक्टीरिया भी क्या है, परजीवी है। अब देखिए ये दोनों क्या करता है, ये कवक शैवाल जो है दोनों मिल करके क्या करेगा कि एक लाइकेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लाइकेन। यह कवक और शैवाल का दोनों को मिल करके लाइकेन का निर्माण करना, यह सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध अभी बताए थे ना, कोई खाना बना ले रहा है, कोई बर्तन मान दे रहा है, ठीक ना, दोनों के तरह से मेल जोल से क्या बना, भोजन का निर्माण हुआ। तो आप समझिए ध्यान से, ये दोनों क्या चीज करता है, ये शैवाल जो होता है, शैवाल में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ये तो भोजन बना लेता है, लेकिन इसको भोजन बनाने के लिए जो जल का जो आवश्यकता होता है, जल को अवशोषित करने का क्षमता कवक को ज़्यादा होता है, और जो पोषक तत्व होता है उसको भी अवशोषित करने की क्षमता कवक को ज़्यादा होता है। ये आपको क्या देता है, पोषक तत्व देता है, और ये क्या देता है, जल देता है, ये क्या देता है, इसको भोजन बना करके देता है, ठीक है। इसलिए दोनों क्या करता है, कॉम्बिनेशन करके किसका निर्माण करता है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, देखिए लाइकेन को एक तरह से प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। प्रदूषण का सूचक मतलब क्या हो गया, लाइकेन वहीं उगेगा जहां पर प्रदूषण नहीं है, ठीक है। और यही जो लाइकेन है आपका, यही लाइकेन से क्या बनाया जाता है, आपका लिटमस पत्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इस लाइकेन से, आपका लिटमस पत्र बनाया जाता है, ठीक है। लिटमस पत्र आपका बनाया जाता है, जिस पर क्या होता है, अम्ल डालने से क्या होता है, नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, और क्षार डालने से क्या होता है, नीला हो जाता है। चलिए अगला है आपका क्या है, कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा क्या चीज करता है, समझिएगा ध्यान से, कस्क्यूटा एक प्रकार का ये भी परजीवी है। अभी तक देखिए प्रश्न क्या था, परजीवी के रूप में पौधे से पोषण, कोई पौधे से पोषण नहीं कर रहा था, समझिएगा ध्यान से। यह जितना भी था, ये भी जो परजीवी था, प्लाज्मोडियम परजीवी, पौधा से नहीं, हमारे शरीर में आकर के वो अपना जीवन यापन कर रहा था, ये तो पौधा से नहीं किया। अब ये जो ब्रायोफाइलम में तीनों जो था, शैवाल भी तो पौधा से नहीं किया, कवक भी तो पौधा से नहीं किया, ये दोनों मिल के किया है, इस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहा, ये दोनों मिल के किया है, ठीक। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके क्या करता है, हमारे शरीर से पोषक तत्व यह प्राप्त करता है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा परजीवी, बैक्टीरिया हो या कवक हो या प्लाज्मोडियम हो, कोई किसी पौधा से प्राप्त किया है, नहीं किया है। प्रश्न क्या था कि परजीवी के रूप में पौधे से पोषण कौन प्राप्त करता है, तो अगला नंबर आता है आपका कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जिसको अमरबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है कस्क्यूटा को, अमरबेल कहते हैं। ये कस्क्यूटा का यही अमरबेल है। और अमरबेल क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, यह क्या करता है, किसी दूसरे पौधे के, ठीक ना, ये देखिए एक लत के समान होता है, रेशेदार होता है ये देखिए, आप लोग देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिसका घर है तो वो तो बहुत देखते हैं, बबूल के पेड़ पे या किसी भी वृक्ष के पेड़ पे क्या होता है, ये भरा पड़ा रहता है, ठीक है। ये चारों तरफ से उसको क्या होता है, जाल के तरह एकदम घेर के रखता है। ये क्या करता है, जो भी भोजन ये पौधा, जैसे कि बबूल के पेड़ में लगा हुआ है, तो बबूल का पेड़ जो भी भोजन बनाएगा उसको ये क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ये भोजन खुद बनाता नहीं है। ये अमरबेल, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, कस्क्यूटा कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या है, परजीवी है, और यही है जो कि पौधे से पोषण प्राप्त करता है। और प्रश्न जो हमारा था, प्रश्न भी यही था कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, यही है अमरबेल, जिसको कस्क्यूटा कहता है। यही क्या करता है, ये जो पौधा है इससे ही क्या करता है,
भोजन प्राप्त कर लेता है। यही है पीला पीला जैसा कस्क्यूट है। ठीक है, चलिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। अच्छा चलिए ठीक है, तो इसका हम व्याख्या करते हैं। चलिए प्रश्न क्या था, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित है। समझिएगा ध्यान से कि जैसे हम भोजन ग्रहण किए, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ क्या किए, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किए। कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के बाद जो भी कोई भी पोषक तत्व जिसका पाचन होता है, किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है, पाचन के बाद। ठीक है, यही 3 चीज का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है, आपका ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोटीन आपका किस रूप में टूटता है, प्रोटीन टूटता है आपका अमीनो अम्ल के रूप में। किस रूप में टूटता है, अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है, उसके बाद जो आपका वसा जो होता है, वसा की किस रूप में टूटता है, आपका वसा आपका टूटता है वसीय अम्ल, जिसको फैटी एसिड कहते हैं, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, इस प्रकार से भोजन का पाचन का प्रक्रिया होता है। मुख्य रूप से 3 चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, चलिए हमको देखना है किस रूप में ऊर्जा जो है जमा होता है। समझिए ध्यान से, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो पाचन शुरू मुंह से होता है, यह कंप्लीट रूप से क्या होता है, जैसे यह छोटी आंत का जो है डेडुनम पार्ट, इसको कहते हैं डेडुनम। ये हो गया एक तो आहार नाल हो गया, तो सियामाशय हो गया, इसको पेट कहते हैं। ये छोटी आंत हो गया, ये जो झिलमिल झिलमिल टाइप का, ये छोटी आंत है, ये क्या आपका बड़ी आंत है। छोटी आंत का जो शुरुआती पार्ट होता है डेडुनम, उसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पूर्ण रूप से पच जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है ना, ये तीनों का जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल जो है, यहाँ आकर के तीनों जन ग्लूकोज, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तीनों मुख्य रूप से यहाँ पे पच जाता है छोटी आंत के स्टार्टिंग पार्ट यानी डेडुनम पार्ट में। चलिए उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ये जो देखिए यहाँ एक इलियम जो होता है, इलियम में एक उंगली नुमा संरचना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विली। छोटी आंत का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इलियम, वहाँ पर एक उंगली नुमा संरचना होता है, इसको कहते हैं विली। विली क्या करता है, जो पचा हुआ भोजन है, जैसे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जिसे पच गया, ठीक है, इस ग्लूकोज को क्या करता है, यहाँ से एक नस गुजरता है। क्या गुजरता है, एक नस। ठीक है, इसमें क्या, नस में क्या रहता है, खून रहता है। शरीर का कहीं भी नस है, सब जगह खून है। और ये क्या करता है, अवशोषित करके ग्लूकोज को क्या करता है, ये विली विलाई जो क्या करता है, ये डाल देता है। उसके बाद ये ग्लूकोज क्या करता है, ये गमन करते हुए कहाँ पहुँचता है, लीवर के पास। उसके बाद उसमें जो अशुद्धियाँ होता है उसको साफ किया जाता है। अब यही जो नस जो होता है, इसमें नस में मतलब क्या हो गया, खून हो गया। यही खून में अगर ग्लूकोज का बहुत अधिक मात्रा होता है, बहुत अधिक मात्रा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, एक तरह से एक बीमारी का नाम है मधुमेह, जिसको कहते हैं आप, डायबिटीज जिसको कहते हैं, चीनी की बीमारी कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं। वही अगर इस रक्त में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाती है, तो वह बीमारी होता है। उस बीमारी में क्या होता है, जो कोशिका, जिसे समझिएगा ध्यान से, आपका घाव कैसे भरता है, नॉर्मली समझिएगा, जैसे ये क्षेत्र क्या हो, यहाँ से फट गया, ठीक है, ये 2 भाग में बट गया है, तो ये जुटता कैसे है, यहाँ का जो कोशिका जो होता है, यह विभाजन होकर के क्या होता है, फिर जुट जाता है। लेकिन यही आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, जो विभाजन अपना खो देता है, या विभाजन होना जो है बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये फटा हुआ जो होता है ये जुटता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए होता है कि जिसको मधुमेह हो जाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह होता है। ठीक है, तो यदि मधुमेह हो गया, उस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति का ऑपरेशन करेगा, उसका घाव भरेगा ही नहीं, तो क्या फायदा। इसलिए किसी का भी ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर उसका शुगर जांच करता है। ठीक है, चलिए एक और चीज है, ऐसा बात नहीं कि ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान हमारे शरीर के अंदर भी है। ठीक है, ग्लूकोज जहाँ अधिक हो गया है तो इसको कम करने का समस्या हमारे शरीर के अंदर है। ये हमारे शरीर में एक जो अग्न्याशय जो ग्रंथि है, ठीक है, अग्न्याशय में ही एक इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है,
इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, यह रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा जो अधिक हो गई है, जिससे हमें डर है कि मधुमेह हो सकता है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज होता है उस सभी ग्लूकोज को क्या करता है, यहाँ पे लीवर के पास जमा करता है। यह जो लीवर के पास जो जमा हुआ है, सभी ग्लूकोज जो जमा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज के एकत्रित रूप में जमा होने की प्रक्रिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको ग्लाइकोजेन कहते हैं। इसका मतलब देखिए, अब ऊर्जा क्यों कहा जाता है, समझिएगा ध्यान से। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, यह हमारे कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट होता है, एम शॉर्ट में लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर क्या पहुँचता है, ये ग्लूकोज पहुँचता है। और जो हम सांस लेते हैं, श्वसन के दौरान क्या पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचता है। याद रखिएगा कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आखिर ऑक्सीजन को तोड़ना क्यों जरूरी है, ग्लूकोज को क्यों तोड़े भाई, यही ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में शरीर में ऊर्जा मिलेगा। यह ऊर्जा जिसके कारण हम अभी आपको बोल रहे हैं, जो हम खड़े हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यही एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। इसी के सहायता से हम कुछ काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि यह जो एटीपी किससे बना, ये ग्लूकोज के टूटने से बना, ठीक है। वो अब ये यहाँ जो ग्लूकोज जो मुख्य रूप से जमा है, ये किस रूप में है, या ग्लाइकोजेन के रूप में है। जब ग्लूकोज आपको ऊर्जा देती है तो ग्लाइकोजेन भी तो ऊर्जा का एक संग्रहित ही रूप है ना, कहीं ग्लूकोज से ही ये ग्लाइकोजेन बना है। तो प्रश्न यही था, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होता है, किस रूप में संग्रहित होता है, प्रश्न के अनुसार आंसर हो गया आपका क्या, ग्लाइकोजेन आंसर हो गया। चलिए अब अगला इसी में देखते हैं, क्या है, पायरुविक अम्ल। समझिएगा ध्यान से, पायरुविक अम्ल भी क्या करता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के बारे में अभी बताए हम, आप जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पुनरुत्पादन जब पाचन होता है, किस रूप में बदल जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद ये क्या है, शर्करा। देखिए शर्करा कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, ध्यान समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट कहीं जो ना थोड़ा मिस्टेक होता है आज समझने में, आपको क्या क्या एक ही चीज़ है लेकिन सब अलग अलग लिखा आता है। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गया कहिए इसको, या शर्करा कहिए, या स्टार्च कहिए, ठीक है। मुख्य रूप से हम तीनों को एक ही मानते हैं, लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूर्ण रूप में व्याख्या करेंगे, तो इसी का पार्ट से सब, ठीक है। और सबका क्या होता है, अक्सर देखिए कार्बोहाइड्रेट जितना भी है ना, सबका सब मीठा होता है। कुछ भी आप खा रहे हैं, आपको मीठा लग रहा है, तो ये क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यह भी एलपी का है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, मतलब कि किस रूप में पाचन के अंत में जो ऊर्जा बनता है वह किस रूप से बनता है, विद्युत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा है, कि रासायनिक ऊर्जा है। नॉर्मली समझिएगा, विद्युत ऊर्जा जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा यानी किसी ताप के कारण, उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यह जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा समझिए, किसी भी समझिए जैसे किसी भी बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु में बदलना, किसी एंजाइम के सहायता से, वह क्या कहलाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया। ऐसे रासायनिक ऊर्जा का बहुत रूप है, ठीक है। इसमें आप समझाना चाहते हैं, देखिएगा ये पाचन के अंत में ना, हम आपको बताए हैं कि हम लोग का जो पाचन का प्रक्रिया समझे, पहले जो पाचन किसका होता है, पोषक तत्व का होता है, लेकिन सभी पोषक तत्व का नहीं होता। सब पोषक तत्व किसको कहते हैं, जो शरीर में ऊर्जा, विकास और क्या करता है, हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व में कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, लिपिड्स यानी वसा आता है, ठीक है, विटामिन्स आता है, मिनरल्स आता है। मिनरल्स के अंतर्गत कौन कौन आएगा, आपका कैल्शियम आ गया, आपका मैग्नीशियम आ गया, आपका पोटेशियम आ गया, आपका उसके बाद हो गया आपका सोडियम हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, आपका मिनरल्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका हो गया जल, ठीक है, इसको भी हटाते हैं।
बस याद रखिएगा, ये सब चीज पूछता है। खनिज मिनरल जिसको आप खनिज लवण कहते हैं, ये सब उदाहरण में भी पूछता है कौन इनमें से मिनरल्स है। अब समझिएगा ध्यान से, ये पाचन वर्ड जो होता है यानी भोजन का पाचन मतलब कि बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु में बदलना। तो समझिएगा ध्यान से, ये तीनों का अणु क्या होता है, बड़ा होता है। ये तीनों का अणु क्या होता है, छोटा होता है। जो बड़ा अणु होता है उसको तोड़ करके क्या करना है, छोटा करना है, और इसको तो तोड़ करके छोटा नहीं करना है। जिसका देखिए पाचन होता है वही हमें ऊर्जा देने का भी काम करता है। ये तीनों का पाचन होता है, ये तीनों हमें ऊर्जा देती है। ये तीनों का पाचन नहीं होता है तो हमें ऊर्जा नहीं देती है। बहुत सारा एग्जाम्स में आगे भी आपको मिलेगा कि एग्जाम से पूछा जाता है कि 200 ग्राम जल में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। भाई जब इसका पाचन ही नहीं होता है तो यह ऊर्जा हमें नहीं देगी, ना ही विटामिन ऊर्जा देगी, ना ही मिनरल्स हमें ऊर्जा देगी। कैल्शियम कितनों खाइए वो आपको ऊर्जा नहीं देगा, पोटेशियम कितनों खाइए ऊर्जा नहीं देगा, सोडियम कितनों खाइए ऊर्जा नहीं देगा। तो आखिर ये लोग का काम क्या है, ये लोग का काम है आपका रोगों से सुरक्षा। क्या करता है ये, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये तीनों का काम है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ये तीनों का मुख्य काम है शरीर के अंदर ऊर्जा बनाना। चलिए अब देखिए ये रासायनिक ऊर्जा कैसे होगा, समझिए ध्यान से। अब पाचन किसका आप बोले थे, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है। यही नहीं बोले थे अभी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद किसका हम पाचन बोले थे होता है, प्रोटीन का, प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद किसका बोले थे हम, वसा का पाचन होता है। अब देखिए पाचन कौन करता है, इसका पाचन मतलब छोटे अणु में टूटना। इसको पाचन करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु में बदलता है। किस रूप में बदल जाता है, ये ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। अभी तुरंत ये सब बताएं। प्रोटीन को भी कौन पचाएगा, एंजाइम पचाएगा। ये क्या करेगा, एंजाइम की सहायता से प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमीनो में बदल जाएगा। ठीक है, ये वसा को भी कौन पचाएगा, एंजाइम पचाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, एंजाइम इसको भी क्या करेगा, छोटे अणु बदलेगा। इसका छोटा अणु कौन सा हो जाएगा आपका, वसी अम्ल, जिसको फैटी एसिड कहते हैं। और प्लस क्या चीज बन जाएगा, ये ग्लिसरॉल। अब देखिए ये एंजाइम क्या कर रहा है, बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु में बदल रहा है। इसका रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का भी काम करता है। तो अधिक आपके शरीर में एंजाइम सक्रिय है तो क्या होगा, आपका भोजन का पाचन अधिक तेजी से होगा। यदि एंजाइम कम बन रहा है तो आपका पाचन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एंजाइम क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। ठीक ना, तो अगर यदि कोई भी तत्व जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये एंजाइम क्या हो गया, उत्प्रेरक। ये एंजाइम क्या हो गया, उत्प्रेरक। जो एक ठीक है, आइए बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कौन सा उत्प्रेरक ये हो गया, ये जैव उत्प्रेरक हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एंजाइम को कौन सा इनमें से कौन जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन में दे देगा आपको, एंजाइम दे देगा, हार्मोन दे देगा, प्रोटीन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंजाइम हो जाएगा। तो एक तरह से ये एक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अनुसार से क्या हो जाएगा आंसर, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। चलिए इसमें पूर्ण रूप में इसका भी व्याख्या करेंगे। पाचन संबंधी जो भी समस्या होगा लगभग इसमें आपका खत्म हो जाएगा। देखिए व्याख्या करेंगे, एक ही बार में हर चीज का कंप्लीट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते, पार्ट बाय पार्ट आते जाएगा, उसका कंप्लीट रूप से व्याख्या करते जाएंगे। प्रश्न यह था, देखिए मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, यही है ना। चलिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट जो होता है समझिएगा ध्यान से, माइंड रूप से आपको हम बताएं कि पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीन चीज का होता है। इसी हम बता चुके थे। एक और कारण होता है क्यों होता है पाचन होने का, उसका छोड़िए, वो ज्यादा डिटेल्स में चला जाएगा, बात खत्म, उसका हटाइए। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुंह से होता है। आप बोलिएगा भाई मुंह से क्यों होता है, इसका प्रोटीन से क्यों नहीं होता है। हाँ चलिए ध्यान से, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही क्यों होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है, इसका प्रोटीन का पाचन मुंह से क्यों नहीं होता है, प्रोटीन का। उसके बाद जो है ना, जो ये जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन किससे शुरू होता है, पेट से, जिसको हम कहते हैं स्टोमच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम अमाशय कहते हैं। देखिए भाई ये हुआ अमाशय, उसके नीचे ये पीला वाला ये अग्न्यास है। ये क्या है, अग्न्यास है, इसको पेनक्रियाज कहते हैं। चलिए आपको क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट का मुंह से, और प्रोटीन पो से पेट बोलिए, और पो से प्रोटीन बोलिए। प्रोटीन का पाचन यहाँ से क्यों होता है, और वसा का पाचन जो होता है पेट से शुरू होता है। वसा का पाचन किससे शुरू होता है, वसा का पेट से शुरू होता है। सॉरी
छोटी आंत से, छोटी आंत का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, डेडुनम पार्ट होता है, वहाँ से शुरू होता है। आपका जो एक प्रश्न है, बार बार हम रिपीट कर रहे बोल रहे हैं कि भाई वसा का पाचन यहाँ क्यों होगा, प्रोटीन का पाचन पेट में क्यों होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में क्यों होगा। देखिए, जिसका जहाँ पे जो एंजाइम्स होगा, ठीक ना, तो वहीं उसका पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पचाने वाला जो एंजाइम्स होगा, उसको तोड़ने वाला, जिसको जहाँ तोड़ने वाला मिलेगा वहीं तोड़ना शुरू कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ने वाला, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने वाला एंजाइम मुंह में है, तो इसका मुंह से टूटना शुरू हो जाता है। अब प्रोटीन का जो है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला एंजाइम पेट में है, तो प्रोटीन को वहाँ से तोड़ना शुरू कर देता है। और वसा को जो है ना, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने वाला जो एंजाइम है, कहाँ होता है, यह छोटी आंत के डेडुनम पार्ट में होता है, तो यहाँ से इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले पाचन किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, जिसका पाचन बोले तीनों ऊर्जा देती है, तो सबसे पहले आपको ऊर्जा कौन दे देगी, क्या कि पाचन इसका यहाँ हो जाएगा, तो ऊर्जा कौन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। इसीलिए क्या करता है, जो कोई भी खिलाड़ी होता है जो कि थक जाता है, उसको तत्काल उसके शरीर में ऊर्जा क्या होता है, लगभग खत्म हो जाता है, कम जाता है, तो क्या करता है, उसको तत्कालिक ऊर्जा के लिए क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या किसमें पाया जाता है, मुख्य सबसे अधिक, कोई मीठा कोई भी चीज़ खाइए, मीठा कुछ भी खाइए, आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया जाता है खिलाड़ी से, वो जो केला देता है खाने के लिए, ताकि उसमें शरीर में तत्कालिक ऊर्जा तुरंत बने, क्योंकि केला में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, अब क्या बोलते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे है, कार्बोहाइड्रेट वहीं पे संपूर्ण रूप से पच जाता है क्या, नहीं, आंशिक पाचन होता है, कुछ पाचन होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन भी यहाँ से शुरू होगा, वसा भी यहाँ से शुरू होता है। लेकिन देखिए भाई, वसा जहाँ से शुरू वहीं खत्म, लेकिन कार्बोहाइड्रेट यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, प्रोटीन पेट से शुरू छोटी आंत में खत्म। सबका जो खत्म होगा संपूर्ण रूप से पाचन की जो प्रक्रिया होता है, ये छोटी आंत में होता है। ये हो गया आपका पीला वाला जो घुमा घुमा जैसा है, पीला पीला जैसा, ये हो गया आपका छोटी आंत। ये पार्ट हो गया आपका डेडुनम छोटी आंत का, ये बीच का पार्ट होता है जेजुनम होता है, और नीचे का पार्ट आपका इलियम होता है। तो ये छोटी आंत का जो डेडुनम पार्ट होता है, वहीं पे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यदि पूछेगा कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसका पाचन छोटी आंत में शुरू होकर के छोटी आंत में भी खत्म ही हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वसा का छोटी आंत में शुरू, जहाँ शुरू वहाँ खत्म। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट मुंह से शुरू, छोटी आंत में खत्म, प्रोटीन पेट से शुरू, छोटी आंत में खत्म। ठीक ना, इस प्रकार क्या हो गया, खत्म तो आखिर भाई सब छोटी आंत में ही हो रहा है ना। तो प्रश्न क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण रूपेण कहाँ पच गया था, उसका खात्मा संपूर्ण रूप से कहाँ हो गया था। इसका मतलब पूर्ण रूपेण यहाँ खत्म होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ आते आते जो कार्बोहाइड्रेट था ग्लूकोज में बदल गया। आपको बताया भी, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का शुरू हुआ, यहाँ आते थे ग्लूकोज बन गया, पेट में शुरू हुआ प्रोटीन का, यहाँ आते थे अमीनो अम्ल बदल गया, वसा का यहीं शुरू हुआ, यहीं फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल गया। चलिए ठीक है, तो अब अगला क्या, ये ग्रास नली। अच्छा समझिएगा ध्यान से, ये आप क्या हो गया, देखिए मुंह से शुरू होता है, यह जो होता है ना, ये पार्ट जो होता है आपका यहाँ का, इसको कहते हैं हम ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसोफेगस है, ये इसोफेगस, इसी को हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ये आहार नल का पार्ट है, मुंह से आहार नल शुरू होता है और ये एनस में जाके आहार नल क्या होता है, खत्म हो जाता है। कुल आहार नाल का लंबाई यदि मीटर में बोलिए तो 9 मीटर होता है, फीट में बोलिए तो लगभग 30 फीट होता है। ठीक है, अगर यदि वही इसमें से सबसे लंबा कौन होता है, देख रहे हैं कितना घुमा 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 छोटी आंत है, सबसे लंबा कौन होता है, छोटी आंत होता है। यदि सिर्फ छोटी आंत का खाली सिर्फ बोलिएगा तो यही 7 मीटर होता है। 7 मीटर होता है, कितना फीट होगा, देखिए लगभग 1 मीटर में लगभग समझिए 3.3 फीट के आसपास होता है। ठीक है, तो आप समझिए सत्या कितना हो जाएगा, लगभग 23 फीट के आसपास जो होता है, 23 फीट के आसपास आपका छोटी आंत का लंबाई होता है। सोच सकते हैं 30 फीट में 23 फीट आपका क्या है, सिर्फ छोटी आंत है, उसके बाद ये सब पार्ट है। चलिए, हाँ एक और चीज बोल रहे थे, जो ग्रास नली के बारे में बोल रहे थे कि जो आहार नाल यहाँ से यहाँ तक जो होता है, उसमें से ये जो कुछ पार्ट है जहाँ पे पाचन की प्रक्रिया नहीं होता है, उसमें से कौन होता है, ग्रास नली भी होता है। ग्रास नली क्या होता है, यहाँ जो भोजन पचा हुआ है, वो जो पचा जो नहीं पचा, ठीक ना, सब क्या होगा, इधर सिर्फ नीचे उतर जाता है, पेट में चलाता है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पाचन तो नहीं हुआ, एक रास्ता खाली था, पचा है तो ठीक है, नहीं पचा तो वो भी ठीक है, वो सीधे चलाता है यहाँ तक। ठीक है, तो भोजन का जो पाचन कहाँ नहीं होता है, आहार नल के किस भाग में नहीं होता है, एक ग्रास नली में नहीं होता है, और कहाँ नहीं होता है, एक छोटी आंत को जो डेडुनम पार्ट के बाद जितना भी है सब में
छोटी आंत का ही जेजुनम हुआ, इलियम हुआ या बड़ी आंत हुआ, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला है पेट में। पेट किसको कहा जाता है, पेट क्या है, अमाशय को कहा जाता है। क्या सब अंतिम पाचन होता है पेट में, तो प्रोटीन का सुरभि होता है। अब छोटी आंत, छोटी आंत बता दिए, छोटी आंत का स्टार्टिंग हो गया डेडुनम, ये जेजुनम, ये इलियम पार्ट होता है। बड़ी आंत आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, ये जो है बड़ी आंत। आपको लग रहा होगा कि जब सबसे लंबा, जब 7-9 मीटर, कुल में 7 मीटर जब छोटी आंत लंबा है, तो इसको क्यों छोटी आंत कहा गया, इसको ना बड़ी आंत कहना चाहिए था। लेकिन कारण क्या है, ये लंबाई में अधिक भलो है, बहुत लंबा है, लेकिन ये पतला बहुत है। ये क्या है, मोटा जो अधिक है, जिसका व्यास बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है, जिसके कारण इसको क्या कहा जा रहा है, बड़ी आंत कहा रहा है, ठीक है। चलिए अब जो अगला मिलता है आगे उसका व्याख्या करते हैं। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन मतलब कोशिका के अंदर कौन, कोशिकांग मतलब कोशिका का कौन ऐसा अंग है जो क्या करता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिसके कारण उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यह कौन है आपका, यह राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसी राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज जान लीजिए, जो ये कोशिका का ही एक कोशिकांग है, अंतः प्रद्रव जालिका, जिसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी अंतः प्रद्रव जालिका, क्या होता है, एक चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। ये जो चिकनी अंतः प्रद्रव जालिका एक होता है खुरदरी अंतः प्रद्रव जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। समझिएगा ध्यान से, ये चिकनी जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये खुरदरी इसका मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये चिकना होने का कारण मतलब क्या होता है, एकदम जो ना मतलब पूरा प्लेन होता है, ठीक है। इसका चिकना होने का कारण होता है क्या, कि इसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आपको, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद यह जो रफ जो होता है, खुरदरी होता है, खुरदरी होने का कारण क्या होता है, ये राइबोसोम का जो कण होता है, राइबोसोम का कण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यह खुरदरी हो जाता है, ठीक है। और राइबोसोम में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जिसके कारण राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए अब अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जैसे ये इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का फैक्ट्री कहते हैं, जिसको पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ऊर्जा का फैक्ट्री, इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये चीज समझिएगा ध्यान से। कोशिका के अंदर जो होता है, समझिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के अंदर का ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिकांग ही कहेंगे इसको भी, ठीक है। शॉर्ट में इसको आम लिखते हैं। तो भोजन से जो प्राप्त होता है ग्लूकोज, वह कहाँ पहुँचता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचता है। और श्वसन से जो प्राप्त होता है ऑक्सीजन, वह कहाँ पहुँचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँचता है। पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। उस चक्र का खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसलिए उसका नाम क्रेब्स चक्र रख दिया, ठीक ना। उस क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है, यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एटीपी के रूप में जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है, यही मुख्य रूप से ऊर्जा है, जिसके आधार पर हम लोग कोई भी कार्य अपना करते हैं, ठीक है। तो एक तरह समझिए, ऊर्जा निर्माण करने का काम कहाँ हो रहा है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहिए या ऊर्जा गृह कहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है लाइसोसोम, ठीक है। यह भी क्या है, कोशिका का ही एक कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंदर ही ये चारों का चारों, सॉरी ये तीनों का तीनों का है, कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। देखिए लाइसोसोम समझिएगा ध्यान से, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर अगर दिया लाइसोसोम है, ये क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम का क्या काम है, समझिएगा ध्यान से। लाइसोसोम के अंदर एक थैली होता है। लाइसोसोम क्या होता है, थैली नुमा संरचना होता है, ठीक ना। इसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट चीज होता है, जो भी गंदगी चीज होता है, उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसका मतलब समझिए कि यह कोशिका में गंदगियों को साफ करता है, जिसका मतलब ये सफाई कर्मी का भी काम कर रहा है। जो कि आपके नगर निगम में जो भी हो, जहाँ भी गाँव देहात जहाँ भी है, ठीक है, यदि वहाँ कोई सफाई का काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे आप, सफाई कर्मी कहिएगा ना। इसी तरह से लाइसोसोम क्या करता है, अपने एंजाइम की सहायता से कोशिका के अंदर अपशिष्ट गंदगियों को साफ करने का काम करता है। इसीलिए लाइसोसोम को इस कार्य के कारण इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। लेकिन इसी कोशिका के अंदर उपापचयी प्रक्रिया मतलब क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि यह कुछ उपापचयी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, यह थैली क्या होता है, फट जाता है। फट जाने के कारण क्या होता है, वह एंजाइम बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण क्या करता है, इस एंजाइम्स के कारण कोशिका के अंदर का जितना भी कोशिकांग है, माने कोशिका का जितना भी पार्ट है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम, जो भी जितना भी है, सब क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब कोशिका ही संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। यानी एक तरह से क्या हुआ, ये खत्म किसके कारण हुआ, खुद के कारण हो गया, ठीक ना। और खुद के कारण खत्म हो जाना, खुद के कारण मर जाना क्या कहलाता है, आत्महत्या कहलाता है, ठीक ना। इसीलिए कहा जाता है लाइसोसोम को कोशिका का जो है से आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इस कारण से लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली, आत्महत्या का थैली कहा जाता है, या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सुसाइड मतलब क्या होता है, आत्महत्या करना, बैग मतलब क्या होता है, थैली होता है, इसी का अंग्रेजी नाम है। चलिए अब अगला है आपका क्लोरोप्लास्ट। चलिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है, चलिए देखिए, यह क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यह पौधे के पत्ते में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कोई पौधा है, पौधा का जो पत्ता जो होता है, ठीक ना, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक हरा रंग का वर्णक होता है। क्या होता है, ये हरा रंग का वर्णक होता है, ठीक है। यह क्या होता है, ये हरा रंग का वर्णक होता है। अब इसका काम क्या चीज है, समझिएगा ध्यान से। जब पौधा भोजन बनाता है, तब भोजन बनाने के लिए पौधा को क्या क्या चाहिए, पहले ये चीज समझिएगा ध्यान से। पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा क्या होता है, पौधा क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। उसके बाद पौधा क्या करता है, जैसे देखिए ये पौधा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये पौधा है, ये क्या करता है, जो वायुमंडल है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सूर्य है, ठीक है, सूर्य से क्या करता है, सूर्य का प्रकाश ले लेता है, और जो जल क्या होता है, ये जड़ के माध्यम से लेता है। तीन चीज ये ग्रहण करता है, तीन चीज का इस्तेमाल करता है। किस चीज के लिए, यह भोजन बनाने के लिए करता है, ठीक है। चलिए, इसको सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और इसमें इसको जल मिल गया। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश जो है, ये दोनों को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो यही आपका क्लोरोफिल जो होता है, हरा रंग का वर्णक जो होता है, इसी का मुख्य काम होता है कि जो ना सूर्य के प्रकाश को और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पत्ता में डालने का। उसके बाद यह जो जल जो होता है, जल क्या होता है, यह जड़ के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, C6H12O6। याद रखिएगा, पौधा हो या मानव हो, ठीक है, दोनों क्या करता है, भोजन के लिए ग्लूकोज ही बनाता है। हम लोग भी क्या किया, कार्बोहाइड्रेट खा करके क्या करते हैं, भोजन के लिए क्या बनाए, ग्लूकोज ही बनाए, ठीक है। इसलिए करता है कि भोजन के लिए ये भी अभी क्या किया है, भोजन बनाया, ग्लूकोज बनाया। हम भी भोजन के दौरान क्या बनाए थे, ग्लूकोज बनाए थे, पाचन के बाद हम ग्लूकोज बनाता। अब क्या करता है कि शरीर को ऊर्जा भी चाहिए ना, हमको क्या ऊर्जा कैसे मिला था, जब ग्लूकोज कहाँ पहुंचा था, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा था, उसको ऑक्सीजन तोड़ा था तब ना ऊर्जा मिला था। अभी इसको ऊर्जा नहीं मिला है, ये सिर्फ भोजन बनाया है। अब इसको ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। जिस प्रकार ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम लोग भी क्या लाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लाए थे, उसी प्रकार इसको भी इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ही लाना पड़ेगा। जिस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हम शोषण करते हैं, सेम उसी प्रकार यह सूर्य जो है ना, ये पौधा भी क्या करता है कि जो ना ऑक्सीजन ही प्राप्त करता है, किसके लिए,
श्वसन के लिए। ऑक्सीजन क्यों प्राप्त करता है? ग्लूकोज को तोड़ेगा। देखिए एक और बात समझिएगा ध्यान से, इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन भी निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है। जो अत्यधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन निकलता है, कुछ ऑक्सीजन को यह क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, कुछ ऑक्सीजन को रख लेता है या वायुमंडल से फिर प्राप्त कर लेता है। किस चीज के लिए रखता है? ये किस चीज के लिए इसको प्राप्त करता है भाई? इसको प्राप्त करता है या इसको रखता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और एक तरह से बाय द वे ठीक है, ये ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा वायुमंडल में दान दे दिया, ठीक है। तो फिर ये वायुमंडल से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करता है? किस प्रक्रिया द्वारा? ये श्वसन प्रक्रिया द्वारा। याद रखिएगा, सांस लेने के लिए पौधा हो या मनुष्य हो, वो दोनों क्या चीज प्राप्त करता है? ऑक्सीजन ही प्राप्त करता है श्वसन के दौरान। उसके बाद अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या करेगा? ये भी एटीपी के रूप में ही ऊर्जा बनाएगा, और ये भी क्या करेगा? जल बनाएगा, और ये भी क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, ठीक है। हम लोग का भी तो सेम प्रक्रिया था। ये प्रक्रिया कहाँ हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी 2-3 बार हम बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पौधा पहुंचा था भोजन से, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या पहुंचा था? श्वसन के द्वारा, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ा था, और ये ऊर्जा बना था। अब ये जो ऊर्जा बना है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल क्या करेगा? पौधा अपना कार्य करने के लिए करेगा, ठीक है। तो अक्सर एक चीज सुनते होंगे कि जो है ना, कि रात के समय में नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? दिन में क्या होता है? इसी समझिए ध्यान से। ये पौधे को भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश का आवश्यकता है, जिसके कारण क्या करता है कि ये जो पौधा है भोजन सिर्फ दिन में ही बना सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य तो रात में नहीं उगता है, तो दिन में ही बनाएगा। इसका मतलब दिन में ऑक्सीजन क्या करता है? पौधा बहुत अधिक मात्रा में बनाता है। लेकिन जब रात का समय होगा तो सूर्य उगेगा नहीं, वो तो ऑक्सीजन बनाएगा नहीं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? रात में छोड़ेगा? पौधा नहीं छोड़ेगा। बस काम क्या बचेगा रात में? इसको रात में यही काम बचेगा कि सुबह दिन भर में जो खाना बनाया है ग्लूकोज के रूप में, और उसको क्या करना है? सांस लेकर के, सांस के रूप में ऑक्सीजन लेना है, और ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ना है। तो यह जो प्रक्रिया होता है, यह श्वसन प्रक्रिया होता है। यहाँ पे क्या होता है? श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज को तोड़ा, उसके बाद क्या बनाया? यह ऊर्जा बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पौधे के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब सांस लेता है पौधा, तो उस समय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। अब बोलिएगा कि दिन में सांस नहीं लेता, दिन में भी सांस लेता है वो, लेकिन कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि दिन में भोजन भी बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन भी बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन रात में सूर्य उगता नहीं है, वो भोजन बनाएगा नहीं, तो ऑक्सीजन रात में निकलेगा नहीं। इसलिए ज्यादातर मात्रा में क्या निकलता है? रात में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। मन में सबका भ्रम रहता है कि पौधा ऑक्सीजन लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। भाई ऑक्सीजन भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। बस कार्बन डाइऑक्साइड लिया था भोजन बनाने के लिए, और ऑक्सीजन लिया था सांस लेने के लिए। यानी सांस लेगा तब ना ग्लूकोज को तोड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? चलिए, इस बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका व्याख्या करते, समझिए ध्यान से। जो ग्लूकोज जो होता है, बोले थे ना, हम लोग को भी ग्लूकोज एक तोड़ना है, पौधों को ग्लूकोज एक तोड़ना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C6H12O6, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लूकोज, ठीक ना। लेकिन जैसे ही यह कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहेगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहेगा, देखिए कोशिका के अंदर जैसे प्रवेश करता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोशिका में उपस्थित जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? हम कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे ही घुसता है ये कोशिका द्रव का पार्ट में, जैसे ही घुसता है, ये 6 गो था ना, ये सब आधा आधा हो जाता है। कार्बन 6 गो था, कार्बन हो जाएगा 3 गो। हाइड्रोजन 12 गो था, हाइड्रोजन हो जाएगा 6 गो। ऑक्सीजन 6 गो था, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 गो। और इसी को क्या कहते हैं? हम पाइरूवेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हम पाइरूवेट कहते हैं, ठीक है। अब क्या प्रश्न था? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? बताइए। ये ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन, पाइरूवेट में टूटना कहाँ हुआ? ये तो कोशिका द्रव में हुआ, ठीक है। आई कोशिका द्रव में जो इतना विखंडन हुआ, जो टूटा, आपको बोले थे क्या चीज? जितना टूटेगा क्या होगा? उसमें ऊर्जा बनेगा। इसमें जो ऊर्जा बना, कितना बनता है? इसमें 2 ATP ऊर्जा बनता है। क्या? 2 ATP। ATP का पूर्ण रूप क्या होगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
अब एक और प्रश्न पूछता है कि पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। ये तो ग्लूकोज टूट गया, विखंडन मतलब टूटना, ये अब पायरुवेट कहाँ टूटेगा, तो ये पायरुवेट क्या करेगा, जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें जाएगा, एम मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विखंडन होगा, विखंडन होने के बाद क्या बनाएगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा, और क्या बनाएगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या बनेगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पायरुवेट, पायरुवेट और प्लस इसको कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन तोड़ेगा, ऑक्सीजन तोड़ने के बाद क्या बनेगा, एटीपी के रूप में यहाँ भी ऊर्जा बनेगा। यहाँ जो ऊर्जा बनेगा कितना एटीपी बनेगा, 36 एटीपी बनेगा। कितना बनेगा, 36 एटीपी, ठीक है। और कुल मिला के कितना हो गया, 36 + 2 कितना एटीपी हो गया, 38 एटीपी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक ग्लूकोज से कितना ऊर्जा बनता है, क्या कहा जाता है कि एक ग्लूकोज से कितना ऊर्जा बनता है। तो भाई एगो ग्लूकोज था यहाँ, ये यहाँ पायरुवेट में टूटा तो 2 एटीपी बना, फिर ये पायरुवेट जाके माइटोकॉन्ड्रिया में टूट गया तो वहाँ से 36 एटीपी बना। तो एक ग्लूकोज में कुल मिला के 36 + 2 कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ। देखिए एटीपी को एक तरह समझ लीजिए कोशिका का मुद्रा कहते हैं। मुद्रा मतलब क्या है, एक तरह से माप है, इतना एटीपी। जैसे ना कहते हैं 10 मीटर, मतलब कि हाँ 10 मीटर मतलब इतना दूर जाएंगे तो 10 मीटर पूरा हो जाएगा, एक तरह से मात्रक हो गया ना, वो एक तरह से वो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। उसी तरह से कोशिका के अंदर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मात्रक होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ओ अभी तो बहुत है, अभी केंद्रक है आपका। चलिए समझिए ध्यान से, ये कोशिका है, ठीक है। कोशिका के बीच में यहाँ क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कोशिका, पूर्णाकार हो गया कोशिका का, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाता है आपका, केंद्र कहलाता, ठीक है। उसके अंदर में भी एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम केंद्रक कहते हैं। इसी केंद्रक के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए कौन हुआ, आनुवांशिक गुणों का वाहन, माना कि इसका मतलब पिता में जो गुण होगा वह गुण क्या होगा, बच्चे में गुण होगा। व्यवहार वाला गुण नहीं, व्यवहार तो कहीं से भी बदल जाता है, ठीक ना। जैसे पिता का लंबाई अधिक है तो बच्चे का लंबाई अधिक होगा, पिता का रंग यदि गोरा है तो बच्चा गोरा होगा, पिता का रंग काला है तो बच्चा काला होगा। ऐसा नहीं, देखिए माता पे भी डिपेंडेंट करता है, ऐसा नहीं कि सारा आनुवंशिक पिता पे ही रहता है, माता पिता दोनों के कॉम्बिनेशन पे होता है, ठीक है। यानी माता पिता का जो भी उसमें लक्षण होगा जो बच्चे में जो आता है तो उसको क्या कहते हैं हम, आनुवंशिक गुण होता है। उसको क्या करता है, एक तरह से ट्रांजेक्शन करने का काम कौन करता है, डीएनए। जैसे कोई बच्चा भी खो जाता है तो पता करना है कि ये बच्चा किसका है, तो क्या करता है कि जो पिता का जो डीएनए है और जो माता का डीएनए है, दोनों का डीएनए पता किया जाता है क्या कौन सा डीएनए है, उसके बाद बच्चे का डीएनए निकाला जाता है, ठीक है। डीएनए टेस्ट होता है, तो दोनों का डीएनए टेस्ट होने के बाद अगर सबका डीएनए टेस्ट मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है एक तरह से, तब माना जाता है कि वह बच्चा किसका है, वही दोनों दंपत्ति का वह बच्चा है। चलिए अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अभी बता दिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रव जालिका। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका इसलिए वो खुरदरा होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो वह राइबोसोम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। देखिए तंबाकू में आपका मौजूद होता है कि निकोटीन। क्या होता है तंबाकू में आपका पाया जाता है, निकोटीन। आप देखिए ये तंबाकू, यह निकोटीन किसमें पाया जाता है आपका, गांव सब में क्षेत्र चलता है। खैनी खाइएगा क्या, ये खैनी हो गया आपका, या एक तो समझ लीजिए सिगरेट हो गया आपका, ठीक है। या एक तरह से कहिए खैनी हो गया, सिगरेट हो गया। कोई भी गुटखा खाते हैं, ठीक है, गुटखा जो है, गुटखा कहता है कि गुटखा कहता है, छोड़िए हटाइए, जो भी गुटखा खाता है, ठीक ना, सब उसमें क्या पाया जाता है आपका निकोटीन पाया जाता है। ये सब क्या चीज़ है, तंबाकू है। इससे बीमारी क्या चीज़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है क्या चीज़, कि मुंह का कैंसर, ठीक है। मुंह हो गया, गला हो गया और फेफड़ा हो गया, ठीक है।
ये मुंह, गला और फेफड़ा का कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसका जब खरीदिएगा, इस समय खैनी हो या सिगरेट हो या कोई गुटखा हो, उसको जब खरीदिएगा तो उसमें एकदम बना हुआ रहता है फिगर कि आदमी ये सब नहीं खाए, लेकिन खाने वाला खाइए करता है। चलिए, ये मॉर्फिन समझिए ध्यान से। मॉर्फिन क्या होता है? एक तरह से जो दर्द निवारक चीज़ है, ठीक ना। जैसे देखिए, यह कब इस्तेमाल किया जाता है? बहुत जब हद से ज़्यादा अत्यधिक पीड़ा हो किसी को, बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे एक्सीडेंट में हो गया, कट गया बहुत ज़्यादा, एक तरह से पैर कट गया हो, हाथ कट गया हो, बहुत ज़्यादा फट गया है, उस समय इस मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर लोग एक तरह से क्या होता है, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान भी इस मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, यह कैफीन, कैफीन किसमें पाया जाता है भाई? यह कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन किसमें पाया जाता है? आपका कॉफ़ी में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है, ठीक है। और ये करता है क्या चीज़? आपके शरीर में तत्कालिक तरह से एनर्जेटिक को महसूस कराएगा, बहुत शरीर में ऊर्जा आ गया। या और क्या करता है? जैसे थकान को दूर करने का भी काम करता है, और यह करता है आपको नींद को दूर करने का काम करता है। अक्सर देखिएगा, कोई ड्राइवर अगर यदि रात का सफ़र करता है, लंबा दूरी तय करता है, तो कुछ दूर में जा करके वो क्या करता है? चाय पीता है। अब पीना चाहिए उस समय। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको नींद जो है आने का संभावना कम जाता है, क्योंकि अक्सर रोड में एक्सीडेंट जो होता है, वो ड्राइवर का एकाएक नींद आ जाना, उसको लगता है नहीं कि हमको नींद आएगा, लेकिन एकाएक आंखें बंद हो जाता है। इस क्यों उसका क्या होता है? शरीर में थकान होता है, उसको नींद ज़्यादा आते रहता है। वह यदि वो चाय पीता है तो उसको नींद कम आएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी ड्राइवर है, यदि आप थके हुए नहीं हैं, आप एक तो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, तब ड्राइविंग कीजिए, अन्यथा उसी के कारण एक्सीडेंट का जो खतरा आजकल लगातार बढ़ते जा रहा है, यह मुख्य वजह होता है। चलिए, ऐसे भी मोटर व्हीकल नियम के अनुसार थका हुआ ड्राइवर ड्राइव नहीं कर सकता है। चलिए, अब अगला ये क्या है? हशीश। वाह, हशीश क्या है? चरस का नाम सुने होंगे, ठीक है। हशीश क्या है? चरस का नाम सुने होंगे, और गांजा का नाम सुने होंगे, ठीक ना। ये सब उसी का है, ठीक ना, सब सेम ही चीज़ है। गांजा हो गया, हशीश हो गया, चरस हो गया, ठीक है। चलिए, एक तरह से ये गांजा तो जान ही रहे हैं, शंकर भगवान के नाम पे बहुत लोग पीता है, खूब पीता है। अब वो क्या करता है? आपको सबसे अधिक आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। चलिए, विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन के का मुख्य कार्य समझिए कि खून के जमने से संबंधित है। अरे भाई, खून के जमने से किस प्रकार संबंधित है, पहले ये भी समझिए। पहले होता था कि एग्जाम में कि जो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के आंसर दिया, कहानी खत्म। लेकिन अब वो दुनिया चला गया है। अब है कि आपको इसका डिटेल्सिंग समझना होगा, क्यों है, क्या जरूरी है, क्या किस प्रकार से यह काम करता है। आज रक्त का थक्का का जो भी सिस्टम है, सबको आपको कंप्लीट रूप से हम समझा देंगे। देखिए, विटामिन के करता क्या चीज़ है? विटामिन के मुख्य रूप से लीवर, ये क्या है आपका पीला जैसा क्या है? लीवर है। ये पेट यानी अमाशय है। ये घुमा हुआ सब जो क्या है, एक तो छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। ये पीला वाला क्या है? पैनक्रियाज है, जिसको अग्न्याशय कहते हैं। ये भी पार्ट याद रखा कीजिए हर चीज़ का। ये लीवर क्या करता है समझिएगा ध्यान से। लीवर में जैसे विटामिन के जो होता है, इसे लीवर के पास पहुंचता है। देखिए, विटामिन क्या होता है, आप खाद्य पदार्थ से भी प्राप्त कर सकते हैं विटामिन के, पहला बात ये। दूसरा क्या होता है, ये जो बड़ी आंत होता है ना, इस बड़ी आंत में उपस्थित होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। हर बैक्टीरिया शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है। कुछ नुकसानदेह, ज़्यादातर नुकसानदेह बैक्टीरिया है, कुछ नुकसानदेह होता है, कुछ क्या होता है, फायदेमंद होता है। इसमें उपस्थित होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। यह ई कोलाई बैक्टीरिया का पोषण कहाँ मिलता है? यह बड़ी आंत में इसका पोषण मिलता है। ये पोषण के बदले ये क्या कहता है, चलो भाई तुम हमें एक भोजन दिया तो हम भी तुमको कुछ देते हैं, तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद चीज़। तो हम लोग का बॉडी बोलता है भाई क्या दे रहे हो? तो ये क्या देता है आपका? विटामिन के देता है और विटामिन B12 देता है। ठीक है, विटामिन के दिया और विटामिन B12 दिया। चलिए, एक तो शरीर में भी बन रहा है विटामिन के, ठीक है, और क्या हो रहा है, भोजन से भी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए देखते हैं विटामिन के क्या काम करता है। कि लीवर में जानते हैं, समझिए ध्यान से, कि दो प्रोटीन निकलता है। कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन। ठीक है, लीवर में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। चलिए, लीवर में पाया जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन
और फाइब्रिनोजिन। देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन क्या करता है, रक्त को जमाने का काम करता है। रक्त को क्या करता है, ये जमाने का काम करता है। भाई जब यह रक्त में जाएगा तब तो ये जमाने का काम करेगा, इसका निर्माण होगा तब तो रक्त में जमाने का काम करता है करेगा। तो यही दोनों का निर्माण का काम कौन करता है, आपका विटामिन के करता है। कहाँ पे करता है, लीवर में करता है, ठीक ना। अगर यदि विटामिन के नहीं रहेगा तो ये दोनों का निर्माण नहीं होगा, ये दोनों प्रोटीन का। तो ये दोनों प्रोटीन क्या करेगा, रक्त का थक्का बना पाएगा, रक्त को जमा पाएगा, नहीं जमा पाएगा। इसका मतलब ये है तब ये है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, रक्त का थक्का जमना क्यों जरूरी है, जमना क्यों नहीं जरूरी है। जैसे समझिएगा कोई भी जैसे नस है हमारा, ठीक ना, जैसे नस है, इस तरह नस यहाँ से इस तरह गमन कर रहा है, तो नस के अंदर जैसे ये देखिए ये नस है, ठीक है। अगर यदि कोई भी नली है, ठीक ना, अगर उसमें द्रव पदार्थ, ठीक ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, आसानी से जाएगा। और उसी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दीजिएगा, उस नली से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो देखिए नस में क्या होता है, गति होना जरूरी होता है। नस में जो क्या होता है, खून पाया जाता है, खून का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि खून में ही आपका जितना भी पोषक तत्व है, जो भी विटामिन, कुछ विटामिन भी होता है, ठीक ना, सब क्या होता है, आपका हार्मोन्स होता है, सब तो खून में ही पाया जाता है। खून के माध्यम से पूरे शरीर का जितना भी कोशिका होता है वहां तक पहुंचने का काम करता है हर जगह। तो खून का तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जरूरी है, और उसका तेजी से गमन करने के लिए उसका पतला भी रहना जरूरी है। ज्यादा यदि उसका गाढ़ा हो जाएगा तो गमन नहीं कर पाएगा, काहे कि नस क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो अब देखिए उसको पतला रखने का काम कौन करता है, कि यही लीवर ही है। देखिए यही लीवर है जो एक हिपेरिन का निर्माण करता है। जो हिपेरिन क्या करता है कि इसमें रक्त को गाढ़ा नहीं होने देता है। रक्त को क्या करेगा, ये गाढ़ा नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन अब भाई तो रक्त को गाढ़ा तो नहीं होने देना, क्या किसी में हमको फायदा है। अब गाढ़ा होना कब जरूरी पड़ता है, जैसे यह नस है, ठीक ना, यह नस में क्या होता है, किसी एक्सीडेंटल वजह से या कोई दिक्कत हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ छेद हो जाता है। तो अब क्या होगा कि ये तो रक्त तो बाहर निकलने लगेगा तेजी से, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, बंद होना जरूरी है। तो बंद होना जरूरी है, तो ऐसा थोड़ी है कि नाला बनाया है, टूट गया तो हम मट्टी रख देंगे, हाँ, उस तरह से नहीं चलेगा ना। हाँ, लेकिन इसमें भी वही प्रक्रिया होता है जहाँ यहाँ पे होता है जैसे। तो यहाँ पे क्या करता है कि रक्त का थक्का जमने लगता है, मतलब क्या करता है, यहाँ के रक्त को क्या करता है, गाढ़ा करने का काम करता है। कौन कौन करता है समझिएगा ध्यान से। जब तक ये जो हिपेरिन है, जब तक हिपेरिन एक्टिव रहेगा तब तक इसको गाढ़ा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे इस हिपेरिन को, जैसे ये जो हिपेरिन है, जैसे जो हिपेरिन है, हिपेरिन को जैसे ही ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगेगा, तैसे ही यहाँ का हिपेरिन क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। यही हिपेरिन इसको गाढ़ा करके रख रहा था। उसके बाद किसका भूमिका चालू होगा, ये सबका, किसका किसका, ये देखिए कैल्शियम के द्वारा निकला हुआ प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दोनों प्रोटीन है। एक और जो खनिज लवण में है आपका कैल्शियम, कैल्शियम भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। कैल्शियम हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजिन हो गया, विटामिन के तीन दोनों बनाया है, ये भी सहायता ही कर रहा है भाई, बना रहा है तो ये भी सहायता ही कर रहा है रक्त का थक्का जमाने में। उसके साथ साथ आपका क्या आता है, रक्त का जो कोशिका पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हुआ, एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना। इन सब में से आपको प्लेटलेट्स, कौन, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स भी क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को गाढ़ा बनाने में मदद करता है। जैसे ही छिद्र से बाहर निकलने लगेगा रक्त, तो इससे कौन कौन आएगा थक्का बनाने वाला, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन का निर्माण करेगा। और ये जो रक्त में उपस्थित कैल्शियम होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स होता है, ये सब मिलकर क्या करेगा, यहाँ पर गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। गाढ़ा जैसे हो जाएगा तो ये छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। हिपेरिन का क्या काम था, रक्त के अंदर थक्का नहीं बनने देना। उसके बाद कब तक यह काम करेगा, जब तक हिपेरिन को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन मिल जाएगा ये काम करना बंद कर देगा। किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ब्लॉकेज हुआ है, जैसे ब्लॉकेज क्षेत्र में ये काम करना बंद कर देगा, वैसे ही ये सब की करेगा। एक कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4, ये तो निर्माण किया है, 5 एकरो जोड़ लो, ठीक है। ये सब मिलकर क्या करेगा, यहाँ पे गाढ़ा करके उस छिद्र को क्या करता है, बंद कर देता है। चलिए
अब देखते हैं रक्त का संबंधी जितना भी था, किस प्रकार से थक्का जमता है, क्या चीज, वो चीज हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कैल्शियम का अवशोषण। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। चलिए कैल्शियम का अवशोषण, देखिए एक ही प्रश्न में आपका आगे आने वाले कई प्रश्नों का डीलिंग हो रहा है। एक प्रश्न में आपका बहुत सारा प्रश्न का डील हो रहा है यहाँ पे। देखिए कैल्शियम का अवशोषण, अवशोषण का मतलब जमा। तो भाई कैल्शियम को जमा कहाँ किया जाता है? कैल्शियम को जमा किया जाता है आपके रक्त में। किसमें? आपका रक्त में। जैसे देखिए, जैसे हम दूध ग्रहण किए, ठीक है, उसमें उपस्थित कैल्शियम वो कहाँ जाएगा? रक्त में जाएगा। समझिएगा ध्यान से, जो जमा होने का काम होगा वहाँ वो कहाँ होगा? आपके रक्त में होगा। इसको भी एक तरह से फिगर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए चलिए जैसे देखिए ये एक तरह से हो गया आपका नस वायद, ठीक है, एक यहाँ से एक नस गुजरा हुआ है जो लीवर की ओर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरह से आपका ये हाथ है, ये हाथ का क्या है? हड्डी है, ठीक है, ठीक है, ये हाथ का हड्डी है। अगर देखिए ध्यान से, जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? भोजन से क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम का आपको बोले थे, कोई भी खनिज, कैल्शियम किस में आता है? खनिज लवण में आता है। कौन कौन? कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, उसके बाद क्या चीज हो गया? सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, ठीक है। ये सब खनिज लवण, इसका पाचन नहीं होता है। कैल्शियम जैसे मुख्य द्वारा ग्रहण हुआ, क्या डायरेक्ट चला जाएगा छोटी हाथ के कौन से इलियम भाग में, उसके बाद क्या विली विलाय उसको जो अंगुलीनुमा संरचना उसको अवशोषित करते किस में डाल देगा? रक्त में डाल देगा, ठीक है। ये क्या आपका ये नस है, इसमें उपस्थित अंदर में क्या है? ये रक्त है। तो इसमें कहा था कैल्शियम जमा होता है। रक्त में कैल्शियम का जमा होना क्या कहलाता है? कैल्शियम का अवशोषण, ठीक है। और कैल्शियम क्या क्यों जरूरी है रक्त में, बता दिए हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। चलिए अब देखिए होता है क्या चीज, अगर यदि बहुत अधिक मात्रा में इसमें कैल्शियम आ जाए, बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम आता है किस प्रकार से, समझिएगा ध्यान से। ये जो हड्डी होता है, हड्डी किसका बनाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस का। कैल्शियम का बहुत अधिक मात्रा होता है। कहीं कहीं किसी का देखिएगा कि हड्डी एक्सटर्नल निकल जाता है। जैसे देखिएगा यदि मेरा यहाँ देखिएगा तो इसमें क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है। इसमें देखिएगा थोड़ा कम प्रतीत होता है, ठीक है। इससे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा लगता है किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में लगता है थोड़ा कम है। तो वो हड्डी को क्या करता है? हमारे शरीर में उपस्थित पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है, अपना पैराथायराइड हार्मोन निकालता है, जिसको हम कहते हैं पीटीएच हार्मोन। इसको क्या कहते हैं हम? पीटीएच हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है वह एक पैराथायराइड हार्मोन का निर्माण करता है, जिसको हम पीटीएच हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन का क्या काम होता है? शरीर के अंदर, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण करना। और किसके माध्यम से? वो कहाँ पाया जाता है? आपका रक्त में पाया जाता है, ठीक है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। अंतःस्रावी दो ग्रंथि होता है, दो तरह का, एक अंतःस्रावी होता है, एक बहिर्स्रावी होता है। कैसे? देखिए अंतर समझिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि पाइप, एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि नसों के द्वारा आता है, उसके लिए पाइप की आवश्यकता पड़ता है। पाइप के ये नस के ये लगभग बात बड़ा, पाइप से पानी जाता है, नस से खून जाता है, ठीक है। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होता है? जिसमें पाइप का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे एक मग पानी लिए बाहर गिरा दिए, हो गया आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि। और एक मग पानी लेने के बाद किसी पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? अंतःस्रावी, अंदर अंदर चला गया, ठीक है। समझिए ध्यान से, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जिससे कि क्या होता है? आपका हार्मोन निकलता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथि से आपका एंजाइम निकलता है। चलिए यह जो पीटीएच हार्मोन क्या करता है, अगर यदि कहीं भी यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा हड्डी निकल गया, ठीक है, हड्डी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा आप दूध खाए, ठीक ना, और कैल्शियम बहुत अधिक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि हड्डी में चला गया, ठीक है। और हड्डी में बहुत अधिक अवधि कैल्शियम हो गया, हो जाने से हड्डी क्या होता है? कुछ अवशेषी रूप में निकल जाता है। तो इस हड्डी को क्या कहता है? निकला हुआ हड्डी में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को तोड़ करके किस में लाने काम करता है? ये रक्त में लाने का काम करता है, यानी नस में। नस में क्या पड़ता है? रक्त में लाने का काम करता है। कौन? ये पीटीएच हार्मोन। इसका मतलब रक्त में कैल्शियम दो माध्यम से बढ़ रहा है, ठीक है। कौन कौन से माध्यम से? एक भोजन के द्वारा, एक पीटीएच हार्मोन के द्वारा। यानी पीटीएच हार्मोन क्या करता है? हड्डी में उपस्थित जो कैल्शियम होता है उसको किस ओर लाता है? रक्त की ओर लाता है, ठीक। अब देखिए कभी क्या हो जाएगा कि हड्डी हो गया कमजोर, हड्डी में अब क्या हो गया? कैल्शियम जो है घट गया, कैल्शियम का मात्रा कम गया, हड्डी हो गया कमजोर, हड्डी कैल्शियम मांग रहा है, ठीक है। तो अब यह रक्त से
कैल्शियम हड्डी में जाएगा। रक्त से कैल्शियम में हड्डी, कैल्शियम को हड्डी में ले जाने का काम दो पार्ट्स करता है। एक पार्ट्स करता है आपका विटामिन डी। सुनते होंगे कि हड्डी को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन का आवश्यकता पड़ता है, तो विटामिन डी का आवश्यकता पड़ता है। विटामिन डी समझिएगा, देखिए क्या करता है, तो देखिए विटामिन डी क्या करता है, पहले समझिए विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है। ये हम लोग का जो त्वचा होता है ना, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस कोलेस्ट्रॉल पे पड़ता है तब क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जक विटामिन, सूर्य के द्वारा उत्सर्जक विटामिन। यह विटामिन डी क्या करता है, किस प्रकार से हड्डी को मजबूत करता है, यह समझिएगा ध्यान से। यह विटामिन डी क्या करेगा, अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई है और हड्डी को कैल्शियम चाहिए, तो यहाँ से कैल्शियम को उठा करके कहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा। ठीक है, इधर से उधर ले जाने का, रक्त से हड्डी में कौन ले जाने का काम कर रहा है, विटामिन डी। और यहाँ से इधर लाने का काम कौन कर रहा है, पीटीएच हार्मोन, यानी हड्डी से रक्त में। दो कॉन्सेप्ट हुआ। आप समझिएगा ध्यान से, विटामिन डी का एक नाम सुने होंगे, कैल्सीफेरोल विटामिन कहा जाता है। कैल्सीफेरोल इसलिए कहा जाता है, यह कैल्शियम को फेरने का काम करता है। फेरना नहीं कहता है यहाँ चल ना जाओ वहाँ, तो बोलता है नहीं उसके यहाँ गए, वो हमको फेर दिया, बोल दिया उधर जाने के लिए। मतलब एक स्थान से किसी चीज़ को दूसरे स्थान तक रख देना, उसको फेरना कहते हैं। या विटामिन डी की किया, कैल्शियम में था रक्त, उसको उठा कर कहाँ दे दिया, हड्डी में दे दिया। कैल्शियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख दिया, ठीक ना। इसीलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या, कैल्सीफेरोल कहा जाता है। चलिए अब एक और विटामिन डी का एक और साथी है, इसी के तरह काम करता है। ये जो हार्मोन था पैराथायराइड ग्रंथि से निकला था, जो क्या किया था, पीटीएच हार्मोन हड्डी से कैल्शियम को रक्त में लाया था। यही एक और होता है थायराइड ग्रंथि। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि। वह क्या करता है कि एक कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन सेम विटामिन डी के तरह काम करता है। कैसा काम करता है, सेम विटामिन डी। इसका दोस्त कौन हो गया, वो कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, यह कैल्सीटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, आपका थायराइड ग्रंथि से। क्या निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, जो विटामिन डी की तरह काम करता है। डी की क्या था, रक्त में कैल्शियम था तो उसको हड्डी में दे दिया था। और ये भी क्या करेगा, रक्त में जो कैल्शियम होगा उसको हड्डी में दे देगा। एक तरह समझ लीजिए विटामिन डी कैल्सीटोनिन हार्मोन की तरह काम नहीं कर रहा है, कुछ लक्षण इसका हार्मोन का नहीं दिख रहा है। यही आधार पर विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन कहा जाता है। एक तरह सब कैल्शियम का अवशोषण मतलब हो गया रक्त में कैल्शियम का मात्रा का बढ़ना। ठीक है, इसका काम कौन कौन किया था बढ़ाने का, आपको याद है, पीटीएच हार्मोन किया था। ठीक है, और कैल्शियम को घटाने का काम कौन कर रहा है रक्त से, विटामिन डी और कैल्सीटोनिन हार्मोन। चलिए एक प्रश्न में सब सकते हैं, विटामिन हार्मोन्स, बहुत सब प्रश्नों का डील हो रहा है। ठीक ना, बस अभी लगेगा कि एक प्रश्न में 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, यह आगे बहुत कारगर साबित होगा आपके लिए। चलिए अगला क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब कोई भी बाह्य, यदि कोई शत्रु हमारे पर हमला करता है तो यदि हम उसको मारते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कोई बाह्य शत्रु यानी बैक्टीरिया, कवक, वायरस कोई भी प्रवेश करता है, यदि उसको जो मारता है, मारने का काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं या एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली में चलिए अलग अलग प्रकार से काम करता है। यदि प्रोटीन का देखिए, समझिए ध्यान से, प्रोटीन का यदि एक बात बोलते हैं तो कौन सा प्रोटीन इसमें ज़्यादा काम करता है, समझिए ध्यान से। हमारा जो रक्त जो होता है, रक्त में क्या होता है आपका 55% क्या पाया जाता है, आपका प्लाज्मा पाया जाता है। कितना परसेंट, 55% प्लाज्मा पाया जाता है। इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है।
यह क्या है, एक तरह एंटीबॉडी का काम करता है, जो बाहर से आता है बैक्टीरिया वायरस जो आता है, ठीक ना, उसको मारने का काम करता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली में वो कौन प्रोटीन काम कर गया, आपका ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। फिर उसके बाद जो होता है 45% जो होता है रक्त में, वो आपका पाया जाता है आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्या, प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक ना। तो उसमें से जो डब्ल्यूबीसी हो गया, यह क्या करता है, आपका एंटीबॉडी का काम करता है। कौन कौन हो गया, एक हो गया ग्लोब्यूलिन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है, 2। उसके बाद जैसे ही आते हैं विटामिन में, तो विटामिन में सबसे अधिक एंटीबॉडी का काम कौन करता है, आपका विटामिन सी करता है। कौन करता है, विटामिन सी करता है। कौन सा करेगा, आपका विटामिन सी। मुख्य रूप से यही तीनों के बारे में ज़्यादातर पूछता है। फिर आगे आएगा और सब चैप्टर भी, इसका भी चैप्टर आएगा, उसमें और व्याख्या चलेगा इसका। चलिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए समझिएगा ध्यान से, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए मुख्य रूप से 3 विटामिन चाहिए। क्या चाहिए, 3 विटामिन। कौन कौन चाहिए, देखिए, देखिए ऐसा नहीं कि हम जो मन सो विटामिन लिख देंगे, सब विटामिन, लगभग बहुत ऐसा तत्व है जिसमें कि हर तत्व में लगभग सब विटामिन है। तो जो चर्चित है, जो भी रोग चर्चित होगा, जो भी विटामिन चर्चित होगा, उस चीज़ के संबंधित हम उसी का व्याख्या करेंगे। आगे देखिएगा एग्जाम्स में आया हुआ सब चीज़ रहेगा, मिलते जाएगा सब कुछ, खाली इधर का कंप्लीट करते जाइए, आगे टेंशन नहीं होगा। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए, कौन होता है, विटामिन ए, पहला हो गया विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, कुछ मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और यह क्या करता है, संक्रमण से बचाता है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन से भी त्वचा खराब हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण एक विटामिन ए हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, विटामिन सी। दूसरा की हो गया आपका विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है कि समझिए ध्यान से, प्रोटीन का एक काम होता है कोशिका का विभाजन करना। अगर जैसे आपको बताए थे ना कि अगर यहाँ पे कट गया है तो क्या 2 भाग में यहाँ से फट गया, ठीक है ना, तो प्रोटीन क्या करता है, कोशिका का विभाजन करके सट जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिका का विभाजन, देखिए कोशिका का विभाजन करता है, नॉर्मली समझिएगा चीज़, कोई भी चीज़ है, ठीक ना, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ के 5-6 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। इसको तोड़ने का काम प्रोटीन करता है। वो 5-6 टुकड़ा को एक साथ साटने का काम कौन करता है, तो आपका विटामिन सी करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो घाव जो होता है, घाव को भरने में किसका कार्य होता है, आपका विटामिन सी का भी काम होता है, ठीक है। तो अक्सर देखिएगा विटामिन सी का काम जो है घाव को भरने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन सी होता है। उसके बाद त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए एक और होता है आपका विटामिन जो होता है, वो है विटामिन ई है। तो विटामिन ई को क्यों कहा जाता है, समझिए ध्यान से। विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। अगर यदि हम एंटीऑक्सीडेंट कहें, एंटीऑक्सीडेंट इसका हिंदी में कहते हैं एक तरह से प्रतिऑक्सीकारक। क्या कहता है इसको, प्रतिऑक्सीकारक। देखिए प्रतिऑक्सीकारक क्या चीज़ है, भोजन का जब पाचन होता है ना, पाचन के दौरान कुछ मुक्त कण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वह मुक्त कण जिस भी कोशिका के पास जाएगा उस कोशिका को बर्बाद कर देगा। चाहे दुनिया का कोई भी कोशिका हो, आपका शुक्राणु हो, अंडाणु हो, लीवर में पाए जाने वाला हेपेटिक कोशिका हो, जिसके कारण कोशिका का लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए उसके बाद कोई भी कोशिका, आपका पैर का कोशिका हो, आँख का कोशिका, कहीं का भी कोशिका में सटेगा, वो कोशिका को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। यदि आपका त्वचा का कोशिका में सटता है, उस त्वचा को वो खत्म कर देगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा। इसका मतलब क्या होगा, त्वचा के लिए विटामिन ई भी सही है, ठीक ना। यदि नहीं खाइएगा तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट को जो निर्माण हो जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण, सुनिए ध्यान से, एंटीऑक्सीडेंट जो मूल मुक्त कण है उसको मारने का काम ये भी करता है। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। अक्सर देखे होंगे कि विवाह शादी में जो लड़का होता है, लड़की होता है, ठीक ना, उसको क्या लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। हल्दी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हल्दी इसलिए लगाया था ताकि उसका त्वचा क्या हो, कि उसका जो मुक्त कण जो त्वचा पे कोई तरह का इन्फेक्शन किया हो, या शरीर के किसी भी कोशिकाओं को एक से उसको नुकसान पहुंचाए हो, तो उससे बचे। मुक्त कण से क्या होता है, जो पाचन के दौरान बने मुक्त कण से बच के रहना है, ठीक ना, बहुत खराब है, बहुत नुकसानदेह है। चलिए समय बहुत ज़्यादा हो चुका है,
हमें पता भी नहीं चला, समय बहुत ज़्यादा भी हो चुका, लगभग सामने से कैमरामैन बता रहा है कि लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया। चलिए देखिए, हम मानते हैं कि क्लास जो है ना, जो सवाल है वो सवाल हम कम डील करवाए, लगभग 7-8 गो हुआ होगा, 8 गो लगभग हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ बता दे रहे हैं, इस 8 में बहुत सारा प्रश्न जो है उसका उत्तर यहाँ पे मिल चुका होगा आपको। आगे जब आएगा, जो भी चैप्टर सब आएगा, उसमें आपको लगते जाएगा ना ये तो पहले बता चुके हैं, ये तो पहले बता चुके हैं। एक तरह से आपका रिपीट भी होगा। और देखिए, कोई थोड़ा छोड़ करके भागना हमको अच्छा नहीं लगता। कोई भी होता है उसको पूर्णपेण व्याख्या करके ही आगे जाने में अच्छा रहता है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको जो भी समस्या होता है आप कमेंट्स में पूछिए, कोई भी दिक्कत आपको लग रहा है कमेंट में बोलिए, ठीक है। उसके बाद लगभग पर डे आपको 8 बजे सुबह में यह क्लास आपको प्रतिदिन चलेगा अभी से, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो भी समस्या होता है आप बोलिए।